वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आर सर यूट्यूब चैनल पर। और हम आ चुके हैं आज लाइव सिलेक्शन बेच लेक्चर नंबर आपका 73। टॉपिक रहेगा आपका थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही गजब का टॉपिक है, धमाकेदार टॉपिक है। और वो टॉपिक रहेगा पार्ट 1 में जो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या कॉन्सेप्ट होंगे उन पे भी बात करेंगे। बहुत ही गजब के कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स को पूरा फील करेंगे और फील करने के साथ लर्न करेंगे क्लास के दौरान, याद करेंगे क्लास के दौरान, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में ही। लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हो, चाहे ग्राफ के क्वेश्चन हो। तो आज की क्लास बहुत अहम होने वाली है, गजब के क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। लेकिन जो बच्चे पहले क्लास में आ चुके हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दें, लाइक बटन पे परचेंट लगा दें, और हो सके तो एक एक बच्चा क्लास को एक एक शेयर जरूर कर देगा, चाहे वो अपने ग्रुप में हो, चाहे पर्सनल अपने फ्रेंड को हो। ईमानदारी के साथ में प्रत्येक बच्चे से रिक्वेस्ट रहेगी एक एक शेयर प्रत्येक बच्चा क्लास को कर दे। इसके बाद में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। एक एक शेयर प्रत्येक बच्चा कर देगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास, ठीक है। यस, तो यहां पे अगर अपन बात करते हैं सिलेक्शन बेच लेक्चर नंबर आपका 73 और थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1 अपन यहां पे कर रहे हैं। बहुत ही गजब के कॉन्सेप्ट होंगे, बहुत ही गजब के यहाँ पे विजुअल इफेक्ट है, ये आपका इमेज है जिनके द्वारा हम इस टॉपिक को क्लास के दौरान ही याद करने का प्रयास करेंगे, लर्न करने का प्रयास करेंगे, ताकि क्लास में ये टॉपिक हमें याद हो जाए। तो ईमानदारी के साथ में जिस बच्चे ने एक बार क्लास शेयर कर दिया है, दिल पे हाथ रख के कमेंट में एक बार लिख दीजिए कि सर मैंने क्लास को शेयर किया है। एक बार ईमानदारी के साथ में सारे बच्चे फटाफट से। शाबाश शाबाश शाबाश। मैं स्टार्ट करता हूं फिर फटाफट से इंट्रोडक्शन आपका थर्मोडायनेमिक्स का, जल्दी से बेटा। यस बेटा, थर्मोडायनेमिक्स अगर मैं बात करूं जनरल से कॉन्सेप्ट की कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो बेटा मैं इसको अगर अलग कर लूं, थर्मो को अलग कर लूं, और अगर डायनेमिक्स को अलग कर लूं, इसको पार्ट 1 कर दूं और अगर इसको पार्ट 2 कर दूं, तो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि थर्मो यानी उष्मा और डायनेमिक्स यानी मोशन। जैसे अपन कहते हैं ना काइनेमेटिक्स, है ना, गति की, जिसमें अपन मोशन, लॉ ऑफ मोशन, गति, इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स यानी थर्मो यानी हीट यानी उष्मा और डायनेमिक्स यानी मोशन। यानी अपन ये कह सकते हैं कि अगर अपन यहाँ पे थर्मो बोले तो हीट, और अगर अपन बात करें डायनेमिक्स की यानी मोशन की, तो अगर अपन यहाँ पे बात करें अपन हीट के मोशन के बारे में बात करेंगे कि हीट का मोशन कैसे होता है, उसके अलोंग जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, आयतन है, उन सब का पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। ठीक है बेटा, शाबाश, ध्यान दीजिए बेटा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से हम लेने वाले हैं, यहाँ पे कैसे बात करते हैं। तो बेटा इंट्रोडक्शन का मतलब है थर्मोडायनेमिक्स एक आपका जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है आपका, उसका एक ऐसा ब्रांच, एक ऐसा शाखा है जिसपे अपन स्टडी करते हैं, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, इनके बारे में। यानी ये जो प्रॉपर्टीज है, प्रेशर है आपका, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इन प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। यानी जो आपके स्थूल गुण है सिस्टम के, निकाय के, उनका स्टडी करेंगे, वही आपका थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ये देख रहे होंगे बहुत गजब के विजुअल इफेक्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ताकि आप एक एक कॉन्सेप्ट को फील कर सको, समझ सको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक डेफिनेशन और है, एक डेफिनेशन और यहाँ पे बनाई गई है। और अगर उस डेफिनेशन की मैं बात करूं तो भाई जो थर्मोडायनेमिक्स है वो फिजिक्स के एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा शाखा है जिसमें क्या होता है, यहां पे जो मैकेनिकल वर्क है, यांत्रिक कार्य है, उसको हीट को यानी उष्मा को मैकेनिकल वर्क में और मैकेनिकल वर्क को हीट में बदला जाता है। यही आपका थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। मैंने लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा, साइंस का वह ब्रांच है फिजिक्स का, जिसमें उष्मा यानी हीट Q को आप मैकेनिकल वर्क W में और मैकेनिकल वर्क को
हीट यानी Q में अगर बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए और उसका स्टडी करें तो उसे ही कहते हैं हमें थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन क्लियर है प्रत्येक बच्चे का। क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से, गजब का टॉपिक होने वाला है, गजब के कंसेप्ट होने वाले हैं। ठीक है बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रेजेंट लग चुकी है 445 स्टूडेंट की, लाइव स्टूडेंट है 523। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना पॉइंट, और यहां से है आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी उष्मागतिकीय निकाय। अगर अपन बात करें थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, उष्मागतिकीय निकाय की, तो इसके रिगार्डिंग क्या आपका कॉन्सेप्ट बनता है, इस कॉन्सेप्ट को अपन डिस्कस कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम डील कर सकते हैं, जिसपे अपन बात करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम उष्मागतिकीय निकाय। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। जब इनका यूज हम आगे करेंगे तो इनके बारे में अलग से बात नहीं करनी पड़े, इसके लिए सबसे पहले इन्हीं को क्लियर करते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी आपका उष्मागतिकीय निकाय। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अपन यहाँ पे कैसे डील करें, कैसे डिस्कस करें। यानी सिस्टम निकाय एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर ले लें, जिसमें वॉल्यूम ले लें, जिसमें टेम्परेचर ले लें और फिर उसका स्टडी किया जाए, उसमें चेंज होने का स्टडी किया जाए। तो वो सारी चीजें इंक्लूड होती है किसमें, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। जैसे ये आपका एक सिलेंडर है, ये उसका पिस्टन है ना, और ये यहाँ पे गैस फिल किया हुआ है, इसके चारों ओर पूरा सराउंडिंग है यानी वातावरण है, पर्यावरण है। ठीक है, तो उन सब के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए बेसिक चीज है, लेकिन ये टाइप्स ऑफ सिस्टम है वो अपने लिए बहुत अहम होने वाला है। यहां से कोई सवाल नहीं बनेगा, लेकिन इसका जस्ट जो नेक्स्ट पार्ट है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आपका आइसोलेटेड सिस्टम, वहां से गजब के क्वेश्चन बनने वाले हैं और वो पॉइंट आगे भी अपने बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं इसके पॉइंट की कि निकाय क्या है, सिस्टम क्या है। मतलब निकाय जिसकी स्टेट यानी जिसकी अवस्थाएं प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T के पदों में उसको रिप्रेजेंट किया जाए, व्यक्त किया जा सके, तो उसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं, उष्मागतिकीय निकाय कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T का स्टडी करें, वो पूरा का पूरा आपका सिस्टम है, निकाय है। मान लीजिए मेरे पास ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, इसके रिगार्डिंग मैं स्टडी कर रहा हूं प्रेशर की, टेम्परेचर की, वॉल्यूम की, तो मैं इसको उष्मागतिकीय निकाय बोल सकता हूं। अब ये किस टाइप का सिस्टम है, ओपन है, क्लोज है या आइसोलेटेड है, उसकी बात अपन अभी आगे करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ में। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन चीज क्लियर हो गई। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इनका स्टडी करेंगे, जिसके रिगार्डिंग वही हमारा सिस्टम है, वही हमारा निकाय है। तो देखिए सबसे पहले बिंदु यहां पे उष्मागतिकीय निकाय में ऊर्जा और द्रव्यमान यानी मास का ट्रांसफर और हीट का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर, ऊर्जा का ट्रांसफर, उसके आधार पे 3 प्रकार के सिस्टम रखे गए हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आपका आइसोलेटेड सिस्टम, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। यानी मास और एनर्जी के चेंज के बेसिस पे 3 टाइप्स के सिस्टम हमने बना दिए, ओपन सिस्टम, खुला निकाय, क्लोज सिस्टम, बंद निकाय। आइसोलेटेड सिस्टम यानी जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बाबा जी बन गए हो तो ठीक है, और कहां पे चले गए, हिमालय पर्वत पे चले गए तपस्या करने के लिए। बात करेंगे 1 बाय 1 पॉइंट। ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, इन सब के बारे में पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तीनों टाइप्स अगर आपको पता है तो अब इनका ऑपरेशन करने जा रहे हैं हम। देखिए बेटा, एक ही स्लाइड में सब कुछ खत्म कर दूंगा, एक ही स्लाइड में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। जो भी टाइप्स ऑफ सिस्टम है इनका पूरा इमेज आपके दिमाग में छप जाएगा। बस एक बार में जो चीज आपको समझाने जा रहा हूं उसको फील करिए, उसको समझिए ईमानदारी के साथ में। 700 प्लस स्टूडेंट लाइव हो चुके हैं और प्रेजेंट लगी है 571। और मैंने कहा आपको
मैंने आपको एक ही बात बोली है कि अगर सोल्जर क्लास में एंट्री हो चुकी है तो सबसे पहले अपना प्रेजेंट लगा दें, कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दें और शामिल कर ले अपने को आरएसआर की आर्मी में, और फिर देखिए जलवा कॉन्सेप्ट का किस तरीके से आपको डील किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करता हूं, वो आपका क्या है, वो आपका है यहां पे सराउंडिंग सिस्टम, आपका मैटर और एनर्जी ओपन सिस्टम में। सबसे पहले आपका ओपन सिस्टम, खुला निकाय, यहां पे मैं लिख देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन रहता है, ये आपका खुला सिस्टम, खुला निकाय है। क्लोज सिस्टम ये आपका बंद निकाय है, और आइसोलेटेड बोले तो इसका मतलब है विलगित निकाय। अभी मैं एक एक पॉइंट बेटा फील कराऊंगा, याद करवाने की गारंटी मेरी। अगर आप क्लास में टिक गए तो सीख गए, डर गए तो घर गए। ध्यान दीजिए, सबसे पहला सिस्टम आपका नंबर 1, और वो है हमारा ओपन सिस्टम। बेटा ओपन सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास भी इन्वायरमेंट में चला जाए और जिसमें हीट भी इन्वायरमेंट में चला जाए। जरा फील करिए, मेरे पास ये कप है और इसमें मैंने कॉफी भर दिया है, ठीक है, मैंने इसमें कॉफी डाल दिया है। अब मैंने इसको ऊपर से खुला रखा हुआ है। अगर ये गर्म कॉफी है, ठीक है, तो इसकी जो भाप निकल रही है, भाप निकल रही है वहां पे वेपोराइजेशन जो आपको दिख रही है, वो इन्वायरमेंट में जा रही है। तो यहां पे दो चीज देखने को मिलेगी, भाप के रूप में कुछ मास, कुछ द्रव्यमान, कुछ सब्सटेंस, कुछ मैटर इन्वायरमेंट में जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर से ओपन है, ये ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, क्या ये कुछ देर के बाद में ये कॉफी ठंडी हो जाएगी? यस और नो? आप कहोगे यस सर, क्योंकि इसका जो हीट है वो इन्वायरमेंट में चला गया, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर एनर्जी ट्रांसफर हो गया, और कुछ देर बाद में इसका टेम्परेचर भी इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर हो गया। यानी ओपन सिस्टम, खुला, ऊपर से खुला सिस्टम है, इसमें मास भी इन्वायरमेंट में चला गया और इसका हीट भी इन्वायरमेंट में चला गया, इसका एनर्जी भी इन्वायरमेंट के साथ ट्रांसफर हो रहा है, और इसका मैटर यानी सब्सटेंस यानी पदार्थ भी इन्वायरमेंट यानी सराउंडिंग के साथ लिंक हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है, खुला निकाय है। एक बार सारे बच्चे एग्री कर देंगे, फील हो रहा है, समझ में आ रहा है, याद हो रहा है। ओपन सिस्टम मैंने क्लियर कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2 आता है बेटा आपका, नंबर 2 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, नंबर 2 आपका यहां पे आ रहा है बेटा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में देखिए जरा, मैं ध्यान दीजिए, मेरे पास एक बोतल है, ये बोतल है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं थर्मस नहीं बोलूंगा, मैं इसको नॉर्मल बोतल बोलूंगा। नॉर्मल बोतल है और इसमें मैंने ठंडा पानी भरा हुआ है, ठीक है, मैंने इसमें ठंडा पानी भर के रखा हुआ है। नॉर्मल बोतल है, ठंडा पानी भर के रखा हुआ है, लेकिन मैंने इसके ऊपर क्या लगा रखा है? कैप लगा के रखा हुआ है, कैप लगा के रखा हुआ है, ठंडा पानी भर के रखा। कुछ देर बाद में मैं देखता हूं कि ये जो ठंडा पानी था वो अब इन्वायरमेंट के साथ में पहले जितना ठंडा नहीं रहा, यानी गर्म हो चुका है, यानी उस पानी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर हो गया है। मैंने इसके ऊपर कैप लगा के रखा हुआ था, यानी क्लोज करके रखा हुआ था, यानी बंद करके रखा हुआ था। यह सिस्टम आपका ओपन सिस्टम है और यह सिस्टम आपका क्लोज सिस्टम है। इन्वायरमेंट के साथ क्या ट्रांसफर होगा? क्या इस कंडीशन में जब ये क्लोज है, क्या इन्वायरमेंट में इसका मैटर, सब्सटेंस, पदार्थ, द्रव्यमान इन्वायरमेंट को जाएगा, वातावरण में जाएगा? यस और नो? नो। लेकिन ये ठंडा पानी कुछ देर बाद में गर्म हो जाता है, क्योंकि इसने इन्वायरमेंट से उष्मा ले ली, इन्वायरमेंट से हीट ले लिया, तो हीट का ट्रांसफर हुआ, यानी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो एनर्जी है वो तो ट्रांसफर हो रहा है इन और आउट, लेकिन यहां पे जो मैटर है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया गया है। द्रव्यमान जो है, जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, वो इन्वायरमेंट में नहीं जा सकता, ये वापस रिफ्लेक्ट होके यहीं पे गिर जाएगा, ठीक है, इस ढक्कन से टकराएगा। मान लो अगर गर्म था तो भाप के रूप में, और वापस बूंदों के रूप में वापस इसी में गिर जाएगा। ये हो गया आपका क्लोज सिस्टम। दूसरा समझ में आ रहा है बेटा? याद हो रहा है? यस सर। चलो जी, बहुत बढ़िया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट चलते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है, यहां पे मैं यहां पे डाल देता हूं, आइसोलेटेड सिस्टम। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसको इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वो बाबा जी हैं आइसोलेटेड सिस्टम में, जो हिमालय पहाड़ पे जा चुके हैं, पर्वत पे जा चुके हैं और भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वो अलग है, विलगित है, उसको मोह माया से कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि अगर ये बोतल है, इसको मैं थर्मस वर्ड यूज करूंगा, इसके लिए थर्मस बोलूंगा। इसको मैंने थर्मस नहीं बोला था, मैंने कहा था क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं उसके साथ में हीट का ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन इसको मैं थर्मस बोलूंगा। क्यों बोलूंगा थर्मस? क्योंकि ये ऊपर से क्लोज है तो इन्वायरमेंट के साथ कोई मास का ट्रांसफर नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये थर्मस है तो इसकी जो वॉल है, जो इसकी जो दीवारें हैं, वो मतलब ऐसे सब्सटेंस से बनी हुई है जो हीट का ट्रांसफर नहीं करता है। आइडियाबैटिक सिस्टम पढ़ेंगे अपन आगे, आइडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रिया, रुद्धोष्म प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ये हो जाएगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, यानी जिसमें ना तो एनर्जी बाहर जाता है और ना मैटर बाहर जाता है, पूरा का पूरा आइसोलेटेड हो गया, अलग हो गया, आइसोलेशन में चला गया, है ना। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो दिक्कत है ना, उसको तो आइसोलेट कर दिया गया, उसको तो अलग कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया, वही है आइसोलेशन। यानी आइसोलेट यानी विलगित यानी अकेला, जिसमें ना सब्सटेंस चेंज होगा ना हीट चेंज होगा। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा, एक विजुअल इफेक्ट और लगाऊंगा जहां से आपका बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाए। डायग्राम आपके सामने, अब तो तुरंत आप खुद बता दोगे। पहला ओपन सिस्टम है, मैटर भी बाहर इन्वायरमेंट में जा रहा है, हीट भी बाहर इन्वायरमेंट में जा रहा है, मैटर और हीट दोनों का ट्रांसफर है, ओपन सिस्टम, खुला निकाय, नंबर 1। नंबर 2, क्लोज सिस्टम, दीवार के ऊपर ढक्कन लगा दिया गया है, ये ढक्कन ऊपर हमने लगा दिया है, तो अब इसका मैटर जो है, जो पदार्थ है, वो बाहर नहीं जा सकता, केवल हीट जा सकता है, केवल उष्मा जा सकती है, नंबर 2। तीसरा अगर सिस्टम की बात करें तो वह आता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। पूरी की पूरी दीवार देख रहे हो आप, पूरी की पूरी दीवार आइसोलेट कर दी है, यानी ऐसी दीवार जिससे ना उष्मा अंदर जा सकती है ना बाहर जा सकती है, और चारों तरफ से क्लोज है, यानी मैटर सब्सटेंस पदार्थ का द्रव्यमान भी यहां से चेंज नहीं होगा, यानी उसका भी आदान प्रदान नहीं होगा। ये हो गया आपका आइसोलेटेड सिस्टम। एक बार बच्चा हाउस द जोस के साथ में रिप्लाई कर दे, मजा आ जाए। हाउस द जोस के साथ में एक बार बच्चा रिप्लाई कर दे, मजा आ जाए, जल्दी से बेटा, यस, फटाफट से, बहुत अच्छे। एक बार बच्चा हाउस द जोस के साथ में रिप्लाई कर दे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाउ द जोश के साथ में एक बार बच्चा रिप्लाई कर दे बेटा, मजा आ जाए, जल्दी से, शाबाश शाबाश। यस, याद रखिएगा और एक बात, जीतने का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब सभी लोग हमारी हार का इंतजार कर रहे हैं और फिर हम जीत के निकले, तो वो जीतने का मजा ही कुछ और होता है। लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए और अगर उस पे सिक्सर लग जाता है तो उस समय जो जीत की अनुभूति होती है उसका कहना ही क्या है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूं? तो हारने का नहीं, डरने का नहीं, लगातार मैदान में डटे रहने का, जंग जीतने का। सबसे पहले ओपन सिस्टम, अब केवल और केवल इनकी कहानी बच गई है तो मेरा सोल्जर देखते ही फोड़ देगा। ओपन सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसमें हीट और मैटर दोनों का ट्रांसफर होता है, वह ओपन सिस्टम कहलाता है। हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है, दोनों का ट्रांसफर होता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। पहला कॉन्सेप्ट मेरे सोल्जर के दिमाग में मैंने विजुअल इफेक्ट से ही क्लियर करवा दिया है, तो अब ये जो लैंग्वेज है वो दिमाग में स्कैन हो चुकी है, नैनो सेकंड में स्कैन होके सामने आ जाएगा। ओपन सिस्टम। दूसरा क्लोज सिस्टम, बस क्लोज सिस्टम जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है लेकिन मैटर जो है वर्क हो रहा है, काम कर रहा है, लेकिन मैटर बाहर नहीं जा सकता, लॉक कर दिया, मैटर बाहर नहीं जा सकता, लॉक कर दिया। हीट का ट्रांसफर हो सकता है क्लोज सिस्टम में, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा सिस्टम जिसमें केवल हीट का ट्रांसफर हो, आदान प्रदान हो, क्लोज सिस्टम कहलाता है, बंद निकाय कहलाता है, केवल हीट का ट्रांसफर। नंबर 2। नंबर 3 की अगर बात करता हूं, आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय, जिसमें ना तो आपका हीट का ट्रांसफर होगा और ना ही आपका वर्क यानी एनर्जी हीट का ट्रांसफर होगा, ना तो आपका एनर्जी ट्रांसफर होगा ना आपका मास
और ना हीट। इस कंडीशन में जो सिस्टम होगा उसे कह देंगे आइसोलेटेड सिस्टम, यानी विलगित निकाय। आइसोलेटेड सिस्टम आपका विलगित निकाय कहलाएगा, जिसमें इन दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। 742 स्टूडेंट का प्रेजेंट लग गया है। एक बार जोश के साथ अपना प्रेजेंट जरूर लगा दें, अपने आप को इंक्लूड कर लें, क्लास में अपने आप को शामिल कर लें बेटा। चलिए अब आएगा बहुत इंटरेस्टिंग, गजब का विजुअल इफेक्ट, गजब का लो और इससे बनने वाले क्वेश्चन। और एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, क्योंकि लास्ट में जो सवाल मैं करने वाला हूं, जो प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूं, उसका आंसर जब ही आएगा जब इन सवालों को अभी क्लियर करोगे आप, क्योंकि आगे गजब का कॉन्सेप्ट होगा। प्रैक्टिस भी क्लास में ही मैं करवाने वाला हूं, यानी ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो गए वो प्रैक्टिस से आपको अभी का अभी पता चल जाएगा क्लास के दौरान। अपन यहां पे बात करने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो आ गया, उसके बाद में एक लो और दे दिया गया, जगह नहीं बची तो इसको जीरो दे दिया, ठीक है। यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हो गया उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। सिस्टम सबको पता होगा, एक बार इसको थोड़ा समझते हैं कि अगर दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ अलग अलग अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, अगर दो सिस्टम, अगर ए और बी किसी तीसरे सिस्टम के साथ डिफरेंट वे में अलग अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, कनेक्शन में है, तो वह तीनों के तीनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, यानी ऊष्मीय साम्य में आ जाएंगे। यही आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। बताता हूं मैं आपको, ये पहला सिस्टम ए, ये दूसरा सिस्टम आपका बी, ए और बी का कनेक्शन है, इनमें दोस्ती होगी, ठीक है। उसके बाद में ये सिस्टम आपका, ये कौन सा है, सी, और ये आपका कौन सा आ रहा है, ए और बी, और ये आपका सी। अगर मैं कह रहा हूं ए और बी सी के साथ, ये ए और बी सी के साथ कनेक्टेड है, ये ए और बी हो रहा है, ये सी हो रहा है, तो ये तीनों के तीनों सिस्टम है वो क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ए बी के साथ है, उसके बाद में ए आपका सी के साथ में है और बी सी के साथ में है, यानी ए बी सी तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ए सी के साथ है और बी सी के साथ है, तो ए बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इस बात को आपको समझनी होगी। यही हमारा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है बच्चा? देखो एक बार समझिए, फील करिए इसको, अगर समझ में आ रहा तो। जीरोथ लॉ ध्यान दीजिए, अब समझिए। 2 3 1 गो। अब समझिए, नोट करिए, कलर देखिए इनका, ए बी सी, देखिए कलर चेंज हो रहा है, तीनों का कलर सेम, यानी अब तीनों के तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। फिर से नोट करिए, कलर चेंज है तीनों का, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ये देखिए, और ये आपका हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम में, तीनों का कलर सेम, जीरोथ लॉ, ठीक है बेटा। यस, इसका मतलब है आपका शून्यांकी नियम, जिसको अपन फील करने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक बच्चे के दिल दिमाग में उतर जाए, मजा आ जाएगा। एक एक बच्चे के दिल दिमाग में उतर जाए, अलग अलग कलर है और अब हीट का ट्रांसफर स्टार्ट हो चुका है। देखो ये मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं, इधर उधर हीट का ट्रांसफर हो गया है और ये तीनों सेम हो गए, ए बी सी। ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थ्योरी अगर आपको लिखनी है नोट्स में तो वो चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई सिस्टम अलग अलग, जैसे ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, अलग अलग किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उसमें साम्य अवस्था में है, तापीय साम्य अवस्था में है, तो वह तीनों सिस्टम, वह तीनों निकाय भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी तापीय संतुलन की स्थिति में होंगे, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। बताइए जरा, क्लियर है प्रत्येक बच्चे का? प्रत्येक बच्चे का क्लियर है बेटा? यहां पे यही चीज आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया जा रहा है। और एक बहुत अहम सवाल जो मैं आपसे करने वाला हूं, इससे जो सवाल बनने वाला है वो सवाल है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको क्या क्या मिला। एक चीज नोट करके रखिए, मेरे सवाल का जवाब चाहिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको क्या मिला। ये सवाल एग्जाम में मिलता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको डिफाइन करता है, किसकी डेफिनेशन देता है, इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए प्रत्येक बच्चे के द्वारा। जल्दी से प्रत्येक बच्चे के द्वारा इसका डेफिनेशन, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से रिप्लाई करिए बेटा, मजा आ जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। 800+ स्टूडेंट का प्रेजेंट लग चुका है, फटाफट, क्या बात है, जल्दी से बताइए, इसका रिप्लाई करिए। बहुत गजब का सवाल बनने वाला है,
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टेम्परेचर। शाबाश, वेरी गुड, मजा आ गया बेटा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो कंसेप्ट है वो डेफिनेशन देता है टेम्परेचर की। किसके डेफिनेशन देता है? टेम्परेचर, यानी ताप को डिफाइन करता है। आपने इधर देखा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसमें आपने देखा कि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए बी सी तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब तीनों का टेम्परेचर बराबर है, तो पूरा का पूरा जो मामला घूमता है वो टेम्परेचर के आसपास घूमता है, और इसीलिए यह कहा जाता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो टेम्परेचर को डिफाइन करता है। अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, एक बहुत ही अच्छा सवाल बनने वाला है। यह नियम यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो टेम्परेचर को डिफाइन करता है, ताप को परिभाषित करता है, और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये चीज जो हीट का ट्रांसफर होता है, यहां पे देखिए बेटा, ये जो हीट का ट्रांसफर होता है, आप ये सोच रहे होंगे कि हीट का ट्रांसफर ए से बी में हो रहा है या बी से सी में हो रहा है। ये जरूरी नहीं है। हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर वाले सब्सटेंस से लो टेम्परेचर वाले सब्सटेंस की ओर होगा। कभी भी ये बात याद रखिए, उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होगा, हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की ओर होगा। यही चीज मैंने बताई है। यदि दो वस्तुएं, दो निकाय, दो सिस्टम एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर वाले सिस्टम से लो टेम्परेचर वाले सिस्टम की ओर होगा। ये बात आपको याद में रखनी पड़ेगी, और ऑलरेडी ये चीज मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं। क्लियर है बेटा? जो कॉन्फिडेंस, जो जोश पहली क्लास में दिख रहा है, लास्ट क्लास तक अगर जाओगे थर्मोडायनेमिक्स में, अगर आप क्लास में अटेंड करते हैं, क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो जो पहली क्लास में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लास्ट क्लास तक वैसे के वैसे क्लियर होंगे। बस एक चीज है, आपको रेगुलर रूटीन अपना फॉलो करना पड़ेगा। पहले दिन हम शुरुआत करने जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन ढल जाते हैं। अरे जिस जुनून के साथ आपने अपना टारगेट सेट किया ना, उसी जुनून के साथ लड़ते रहोगे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, तो 101% आपको टारगेट मिलेगा। लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद अपने आप को थका हुआ महसूस करते हो, गिव अप कर देते हो, नहीं पहुंच पाएंगे बेटा। जो जोश पहले दिन था वो लास्ट वाले दिन भी नजर आना चाहिए। और अब अपन बात करने वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग गजब टॉपिक की। गजब का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ गया है, वर्क। धमाकेदार पॉइंट स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप फील कर रहे हैं तो मजा आने वाला है जहर लेवल पे। वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, कार्य के बारे में बात कर रहे हैं, गजब के कॉन्सेप्ट हैं। यहां से जो शुरुआत हम करने वाले हैं ना, वो बार बार रिपीट होगी आगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा डेप्थ से समझने की कोशिश करिए। एक आपके पास सिलेंडर नजर आ रहा है, एक आपके पास सिलेंडर है। ये सिलेंडर जिसके अपन बात कर रहे हैं, और ये उसका क्या है? पिस्टन है। इस पिस्टन पे मैं बल F लगा रहा हूं और इस पिस्टन को अंदर की तरफ धकेला जा रहा है, इसको कंप्रेस किया जा रहा है। ये आपका प्रेशर P है, ये आपका एरिया A है, ये आपका बल F है। और या ये प्रेशर के द्वारा इस पिस्टन को बाहर की तरफ धकेला जाए, ये पिस्टन बाहर की तरफ जा रहा है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। उसी के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे और वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट होगा। सबसे पहला सवाल बच्चे के दिमाग में आएगा कि ये वर्क हुआ क्यों, ये कार्य क्यों किया गया, ये कार्य क्यों हो रहा है, यहाँ पे कार्य क्यों किया जा रहा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए बेटा, आपने जब इस पिस्टन को अंदर की तरफ दबाया तो इसके अंदर जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, वो इस पिस्टन को अंदर की ओर आने से रोकेगा। और उस विरोध यानी अंदर प्रेशर P है, इस प्रेशर P के विरोध में जब आप इस पिस्टन को अंदर की तरफ धकेलोगे तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। उसी कार्य की बात अपन करेंगे। जब ये पिस्टन अंदर की तरफ धकेला जा रहा है तो आपका जो वॉल्यूम V है वो डिक्रीज करेगा, आयतन में कमी आएगी। आयतन में कमी मान लो डेल V की हो गई। अगर इस पिस्टन को ये गैस बाहर की तरफ धक्का लगाता है, इस गैस के द्वारा अंदर जो सिस्टम हमने भर रखा है, सब्सटेंस जो पदार्थ हमने भर रखा, वो अगर इसको बाहर की तरफ धक्का लगाता है तो ये पिस्टन
बाहर की तरफ फैलेगा, ये पिस्टन बाहर की तरफ फैलेगा तो इस अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इसका आयतन बढ़ेगा। और जब इसका आयतन बढ़ेगा, जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है आपने वॉल्यूम इंक्रीज कर लिया यानी आयतन बढ़ गया, यानी यहाँ पे किया गया कार्य पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा और यहाँ पे आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। यहाँ पे वर्क सिस्टम पे किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, वर्क डन नेगेटिव आ गया। यहां पे वर्क डन गैस के द्वारा किया जा रहा है, गैस ने सिलेंडर के पिस्टन को बाहर की तरफ धक्का लगाया है। काम कौन कर रहा है? गैस कर रही है। वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव। सिस्टम पे काम करेंगे कार्य नेगेटिव आएगा, सिस्टम के द्वारा किया जाएगा कार्य पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसमें आयतन बढ़ता है और इसमें आयतन घटता है। अभी मैं फॉर्मूला आपको दूंगा, लेकिन पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करिए, इसको थोड़ा समझिए, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैथ्स की क्लास होती है बेटा 12 बजे। मैं आपको बता दूं, फिर बता रहा हूं बेटा, एक बार आप मैथ्स की क्लास में जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं उनके एक बार कमेंट पढ़ना, और वो कमेंट जब मैं पढ़ता हूं या आपके मुकेश सर पढ़ते हैं तो उनका दिल खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जब ये कमेंट करता है ना, सर आज तक पी&सी समझ में नहीं आया था, आज क्लियर हो गया, तो मतलब ये होता है कि भाई साहब हमारी जो है ना तपस्या मतलब सफल हो गई। अगर कोई बच्चे कमेंट करे थर्मोडायनेमिक्स सर आज तक क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन जैसा आज क्लियर हुआ ना कभी नहीं भूलूंगा, ये कमेंट जब हम आपके पढ़ते हैं ना तो हमारी तपस्या, मतलब इस क्लास को बनाने में 3 घंटे लग जाएं, लेकिन जब ये कमेंट हम आपके पढ़ते हैं तो वो जो 3 घंटे हैं ना वो बहुत छोटे हो जाते हैं। कोई नहीं, 3 घंटे और मेहनत सही, लेकिन बच्चे का क्लियर तो हुआ, बच्चे को समझ में तो आया। तो जो मैथ्स की क्लास है वो आपकी क्लास बेटा 12 बजे होती है। ठीक है, इसके जस्ट बाद में मैथ्स की क्लास है कॉन्सेप्ट क्लास, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में आपका 1:30 पे जो क्लास होती है वो होती है आपकी टॉप 1000 की, टॉप 1000 की, टॉप 1000 की क्लास वो 1:30 बजे होती है। 12 बजे मैथ्स, इस क्लास के जस्ट बाद में मैथ्स की क्लास होगी। तो बेटा ये चीज क्लियर है यहां तक? जरा बताइए, यहां तक प्रत्येक बच्चे का क्लियर है बेटा? बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया वो क्लियर है? एक बार बताइए, क्लियर है बेटा? यस, क्लियर है बेटा? चलो जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत अच्छे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको आगे कनेक्ट करते हैं। देखिए बेटा, अब आता है आपका वर्क, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग में लेके आते हैं। एक सिलेंडर आपको नजर आ रहा है, ये इमेज है और ये आपका विजुअल इफेक्ट है। ठीक है, इस इमेज को हम रोक के रख सकते हैं। एक सिस्टम है, अपने कुछ गैस भरी हुई है और इसमें प्रेशर P है, इसका एरिया हमने A ले रखा है, और इस पिस्टन ने जो अंदर गैस भरी हुई थी उस गैस ने इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का लगा दिया, ऊपर की तरफ धकेल दिया। कितना धकेल दिया? इसने इसको धकेल दिया dx दूरी के साथ में, यानी ये गैस है ना खुद एक्सपेंड कर रहा है, गैस खुद प्रसार कर रहा है, यानी गैस के द्वारा कार्य किया जा रहा है। यानी इसका अगर वॉल्यूम पहले V था तो अब इसका वॉल्यूम V इंक्रीज कर रहा है, आयतन बढ़ रहा है, क्योंकि ये पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा तो अंदर जो मैटर हमने भर रखा है, जो सब्सटेंस हमने भर रखा है, इसका आयतन बढ़ गया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ये बात आपको इस डायग्राम से समझनी है। यहाँ पे ऊपर भी लिखा है मैंने, ऊष्मागतिकीय कार्य वास्तव में गैस के दाब, प्रेशर ऑफ गैस, ये प्रेशर ऑफ गैस है, इसके द्वारा किया जाता है। ये जो कार्य किया जा रहा है, अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव वर्क होता है तो, नहीं तो हम इस पिस्टन के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देंगे तो ये पिस्टन नीचे जाएगा, पिस्टन नीचे इसको सिस्टम को दबाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, W कार्य नेगेटिव आएगा। यहाँ पे प्रसार कर रहा है, W पॉजिटिव आएगा। डायग्राम समझ में आ रहा है? फील आ रहा है? कुछ फॉर्मूले की बात कर लें? यस, फॉर्मूले की बात कर लें बेटा? यस, फॉर्मूले की बात कर लें बेटा? बहुत अच्छे। प्रेशर का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो फोड़ देंगे इसको। यस, 876 स्टूडेंट का प्रेजेंट, 876 स्टूडेंट का प्रेजेंट। बहुत अच्छे बेटा। बेटा दाब बराबर क्या होता है? एक जनरल फॉर्मूला मुझे बताइए। दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा बेटा? F बराबर क्या हो जाएगा? PA। पहला लॉजिक क्लियर है बेटा?
ये जो अगर मैं पी ए के साथ कनेक्ट करता हूं तो ये उस पे लगने वाला बल एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस पी ए को मैं एक साथ लिखूं तो वो बल एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो। यानी ये जो मैंने पी ए लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस पिस्टन पे ऊपर की तरफ लगने वाले बल को। क्लियर है बेटा, यस। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला अगर अपन इसका लेते हैं, P बराबर W बटा ए या W बराबर पी ए, W बराबर पी ए। अब इसको एकांक किसको कर रहे हो आप, कार्य के बराबर दे रहे हैं, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल आ रहा है, लेकिन या तो डिफाइन होगा यूनिट के रूप में, ये डिफाइन होगा वर्क के रूप में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को अपन यहां पे शो नहीं किया है। तो अब अपन इसको क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना किया गया है, dx आपका डिस्प्लेसमेंट अगर किया जा रहा है, अगर dx आपका डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया जा रहा है dx के साथ में, अगर उसके साथ हम इसको टोटल वर्क के रूप में कन्वर्ट कर दें, अगर टोटल कार्य के रूप में कन्वर्ट कर दें, इसको डिफरेंशिएट करके मतलब अवकलन के पद में लिख के अगर अपन इसको सॉल्व करें तो आगे बढ़ाएंगे तो जब हो जाएगा आपका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा P बराबर W बराबर P डेल V, यानी जो आपका कार्य का फॉर्मूला होगा W बराबर P डेल V। क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम है, आयतन है। अब इसको डेल वी के रूप में कैसे कन्वर्ट किया गया है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है dx का जो फॉर्मेट है उसके रूप में, यानी जो हमने कार्य निकाला है, जो अपने फॉर्मूला निकाला है, अगर इसको कंप्लीट वर्क के रूप में निकालना है तो आप इसका समाकलन कर सकते हैं डेल वी के रूप में ऐसे। वहां पे आपका जो प्रेशर का कंसेप्ट है वो दिया गया है पी ए के रूप में। ठीक है, जरा जल्दी बताइए, प्रेशर का यूनिट बेटा दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यस। एक बार ये चीज बता दीजिए बेटा, अगर आप इसको निकालते हैं यहां से, अगर इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं, मान लीजिए इसका पहले का वॉल्यूम V1 है और बाद में इसका वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया, तो डेल W, इसको डेल लिख दो बेटा, अल्पांश डेल W का समाकलन क्या हो जाएगा W, ये हो जाएगा आपका P और समाकलन हो जाएगा V1 से V2 डेल V। अगर इसको समाकलन करते हो आप, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है P और ये हो जाएगा आपका V2 माइनस का V1, ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया जिसकी बात किया करते थे W बराबर P V2 माइनस से V1, W बराबर P V2 माइनस V1। ये एक जनरल फॉर्मूला हमने कार्य का यहां से बना लिया है जिसकी बात अपन यहां पे कर रहे थे। बताइए क्लियर है बेटा यहां तक, ओके क्लियर है बेटा। ये देखिए कार्य का फॉर्मूला आपका, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है हमें, या ये जनरल फॉर्मूला याद रख लो या ये फॉर्मूला याद रख लो, न्यूमेरिकल में बहुत काम में आएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे का पॉइंट जो मैं चीज यहां पे क्लियर कर रहा हूं वो देखिए, क्या बताया था मैंने, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है, अगर आयतन बढ़ता है, अगर आयतन बढ़ता है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो वर्क डन नेगेटिव। ये चीज मैंने अभी आपको लिखवाई थी, याद है, यही चीज लिखी है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो वर्क डन पॉजिटिव। इंक्रीज कब करेगा, वर्क डन बाय सिस्टम, गैस काम करेगी। गैस कैसे, इस पिस्टन को ऊपर धक्का लगा रही है तो काम कौन कर रहा है, गैस। वर्क डन ऑन सिस्टम, अगर इस पिस्टन को दबाया जाए यानी आयतन को घटाया जाए, अगर आयतन को घटाएंगे, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा। ये दोनों बात एक बार क्लियर कर दें तो मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा, ये दोनों बात एक बार क्लियर कर दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं फटाफट से, शाबाश। एक बच्चा कह रहा है विशाल सर पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, बेटा अभी क्लियर हो जाएगा, क्लियर कर चुका हूं मैं, शायद आप तक ये वैल्यू मतलब पहुंच चुकी होगी तो जवाब मिल गया होगा आपको। अब देखिए यहां पे देखिए बेटा, ये आपका प्रेशर P है, ये वॉल्यूम V है और यहाँ पे प्रेशर P और वॉल्यूम V को लेकर एक एरिया हमने कवर किया है। ये एरिया आपको दिख रहा होगा, ये क्षेत्रफल, यही वो एरिया है, यही वो एरिया है जो किए गए कार्य को रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, किए गए कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो छायांकित भाग आपका, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, यही आपका वर्क डन होगा ग्राफ के रूप में, शाबाश। यानी कोई पूछे कि ये क्या है तो हम कहेंगे पीवी ग्राफ में ये जो छायांकित भाग है यही आपका वर्क डन है, किया गया कार्य है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये आपका P बराबर W बराबर P डेल V, W बराबर आपका हो जाएगा W बराबर आपका हो जाएगा P डेल V। ठीक है, W बराबर हो जाएगा आपका P डेल V,
ये जो आपका वर्क है वो इस एरिया के रूप में आएगा, यहाँ पे ग्राफ के रूप में। यहां से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए प्रत्येक बच्चे का। देखो बेटा, वी इंक्रीज मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब गैस यानी सिस्टम खुद एक्सपेंड करेगा, प्रसार करेगा, पिस्टन को ऊपर धकेलेगा, तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अगर गैस पे काम किया जाए, पिस्टन को दबाया जाए, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। और जब वॉल्यूम यानी आयतन डिक्रीज करता है तो वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा। तो ये एरिया वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया। यहां पर भी मैंने इस चीज को लिखा है, जो आपका छायांकित भाग है, जो आपका शेडेड एरिया है, वो वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि पॉजिटिव है, धनात्मक है। या जो वर्क डन है आपका कार्य, वो इनके बीच में आने वाला एरिया को रिप्रेजेंट करता है। पीवी जो ग्राफ है वो पी और वी एक्स के मध्य बनाया गया ग्राफ कर्व है, जो ये जो एरिया है वही आपका कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। बताओ क्लियर है बेटा? पॉइंट नंबर आपका 3 और ये पॉइंट नंबर 4 प्रत्येक बच्चे का क्लियर है बेटा? प्रत्येक बच्चे का क्लियर है बेटा? प्रत्येक बच्चे का क्लियर है बेटा? 1K लाइक्स होने वाले हैं, 1K लाइक्स होने वाले हैं बेटा। देखते हैं कितना जल्दी आप कंप्लीट कर देते हैं। चलो इस क्वेश्चन को फोड़ने के बाद में, इस क्वेश्चन को फोड़ने के बाद में कर देना फटाफट से, इस क्वेश्चन को फोड़ने के बाद में कर देना फटाफट से। चलो फटाफट प्रैक्टिस आपका स्टार्ट। बीच में कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी डाले हैं मैंने। फोड़ना स्टार्ट कर दो बेटा। यस सर, फोड़ना स्टार्ट कर दो बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जल्दी से फोड़ना स्टार्ट कर दो, आंसर कमेंट कर दो जल्दी से। बहुत अच्छे, सवाल को समझो, उसके बाद में आगे बढ़ो, मजा आ जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत गजब के क्वेश्चन है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। ये लो, इंग्लिश वाले बच्चों को नहीं दिखता है, मैं साइड में हो गया हूं थोड़ा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुझे लग रहा है 99% स्टूडेंट, 99% स्टूडेंट ने, 99 नहीं बोलूंगा मैं, अगर मैं 100% बोल दूं ना तो भी गलत नहीं होगा। 100% स्टूडेंट का ये जो सवाल है वो गलत है। 100% ये जो सवाल है वो गलत है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए एक बार, पता चल जाएगा कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं। ठीक है, चित्रानुसार किसी निश्चित द्रव्यमान की एक गैस की स्थिति ए से बी तक 3 पथ 1 2 3 पाथ 1, पाथ 2 और पाथ आपका 3 के अनुसार तय करती है, गति करती है। इन तीनों प्रक्रियाओं में गैस के द्वारा किए गए कार्यक्रम से W1 W2 और W3 वर्क डन बाय सिस्टम, गैस के द्वारा किया गया कार्य। अब आप मुझे ये बता दीजिए, इतना सा बात बता दीजिए, आपने भी पीछे एक चीज पढ़ी है, पीछे आपने एक चीज पढ़ी है, क्या? ये क्या पढ़ा बेटा आपने? ये क्या है? ये जो एरिया है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एरिया है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये एरिया बड़ा होगा तो वर्क डन बड़ा होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस और नो? अगर ये एरिया बड़ा होगा तो वर्क डन बड़ा होगा कि नहीं होगा? जल्दी होगा, जरूर होगा सर। चलो देख लेते हैं, फिर आपका डाउट क्लियर हो गया। इधर से आप मुझे बताओ, ये जो पाथ 1 है इसके द्वारा कवर किया गया एरिया ये रहा, नंबर 1, ये वाला एरिया, केवल इतना एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा। W1 जो आपका वर्क है, ये W1 वर्क ने एरिया कवर किया है। अब मैं W2 बनाता हूं, फील करना बेटा इसको, आज के बाद में जिंदगी में कभी गलत हो जाए तो बताना। पाथ 2 ये रहा बेटा आपका पाथ 2, इसके द्वारा जो एरिया कवर किया गया है, अब इसमें पूरा का पूरा एरिया ये आ गया, पूरा का पूरा यहां तक का एरिया आ गया। चलो जी, ये आपका 2 आ गया। चलो अब लगा देते हैं थर्ड, और थर्ड में लगा देते हैं, देखिए ये देखिए, ये आपका W1 हो गया, W2 और ये W3 यहां तक का। अब देखिए ये पूरा एरिया कवर हो गया, इतना बड़ा एरिया कवर हो गया। अब मुझे बताओ, सबसे ज्यादा एरिया पाथ 1 ने कवर किया या पाथ 3 ने कवर किया? तो आप कहोगे सर सबसे ज्यादा एरिया कवर किया है पाथ 3 ने। इसका वर्क डन क्या है? W3। 2 का क्या वर्क डन? W2। और 1 का वर्क डन क्या है बेटा? W1। तो इनमें जो रिलेशन आ रहा है, सबसे ज्यादा एरिया कवर किया है W3 ने, तो वर्क डन सबसे ज्यादा। उसके बाद में एरिया कवर किया W2 ने, और उसके बाद में एरिया किया है कवर W1 ने। देन ऑप्शन ए विल बी
राइट आंसर। ऑप्शन आपका क्लियर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन इस पे क्लिक कर रहे थे बच्चे। मुझे तो यही समझ नहीं आया कि आप इस पे क्यों क्लिक कर रहे थे। ग्रेविटेशन में पहुंच गए थे क्या? अरे ग्रेविटेशन में पहुंच गए थे क्या? कंजर्वेटिव फोर्स में पहुंच गए थे क्या? वर्क डन बाय गैस है, गैस के द्वारा किया गया कार्य है सर, गैस के द्वारा किया गया कार्य है। कितना एरिया कवर किया है? W बराबर P डेल V। ये एरिया वाला कॉन्सेप्ट भूल गए? लगभग 100% बच्चों ने इसको गलत दिया है। एक दो बच्चों ने अगर गलत किया है, मतलब सही किया है, तो वो मुझे कमेंट दिखानी है, क्योंकि कमेंट बहुत फास्ट जा रहा था आपका, बहुत फास्ट कमेंट जा रहा था। लेकिन स्थिति आपके सामने है और मैंने कहा था कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अभी आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। और पहला जहर सवाल, टोटल जहर सवाल, पहला टोटल जहर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, जरा गौर फरमाइएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल न्यू है, ये पीछे मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, लेकिन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो और भी अच्छी बात है। चलो देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो लिंक करने की जरूरत पड़ेगी आपको, देख लीजिए फटाफट से एक बार। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं भी सिखा दूंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सवाल दिख रहा होगा, बहुत सुपर्ब क्वेश्चन बोलूंगा, तोते उड़ जाएंगे पहली बार जब इस तरीके के सवाल से सामना होगा एग्जाम में। और कोई बच्चा कमेंट में ये तो नहीं लिख रहा कि लेंदी सवाल है, ठीक है, मत लिख देना बेटा, है ना। हाँ, ए बी सी, इसमें सारे आंसर अलग अलग आ रहे हैं, ए बी सी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो अब एक कॉन्सेप्ट सीख लो पहले। बहुत से बच्चों का, कुछ बच्चों का सही भी है, बहुत से बच्चों का गलत भी है। बेटा एक चीज समझ लो, अगर इस तरीके के सर्कल में अगर ऐसे क्लॉकवाइज कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना, तो आपका वर्क डन उसका पॉजिटिव आता है। और अगर कोई सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वामावर्ती दिशा में इस तरीके से घूम रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन आपका नेगेटिव होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये डायरेक्शन भी याद रख लो घूमने की, इस एरिया में ये एरो लगा रखा ना, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए सवाल को मैंने इंक्लूड किया है। क्लॉकवाइज घूमेगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा नेगेटिव। तो बेटा ये जो आपका पाथ 1 पहला जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है, इसमें जो आपका वर्क डन होगा W, वो W की सॉरी W1 वो क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन ये जो पाथ 2 है, इसका जो वर्क डन है W2 वो क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। अब एरिया तो आपको दिख ही रहा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादा कौन सा है, W2 है या W1? ज्यादा मैं मतलब ये कहूंगा आपको कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मैग्नीट्यूड है वर्क का, परिमाण है, वो ज्यादा 2 में है या 1 में। मैं प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, अभी रुक जाओ, मुझे इतना बता दो, एरिया 2 का बड़ा है तो इसमें कार्य भी 2 में ज्यादा किया जाएगा, एरिया 1 का कम है तो इसमें कार्य कम होगा। तो W2 ये जो कार्य है वो ज्यादा है और W1 क्या है कम। अब W1 पॉजिटिव है और W2 नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव में से इस पॉजिटिव को घटाओगे तो जो शेष वैल्यू बचेगी वो तो नेगेटिव बचेगी, वो तो नेगेटिव बचेगी। यानी जो परिणामी टोटल जो वर्क डन आएगा, कुल कार्य आएगा, वह नेगेटिव आएगा। और ये बहुत जबरदस्त जहर सवाल आपकी स्क्रीन पर बन रहा है, बहुत ही खतरनाक सवाल आपका आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ये जो आपका वर्क डन है वो आएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से कम है, तो टोटल करने पे जो वैल्यू बचेगी वो नेगेटिव की बचेगी। W2 से माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है, ये एरिया बड़ा है ना, इसलिए एरिया बड़ा है तो मैं बता ही चुका हूं वर्क डन ज्यादा होगा। अब वर्क डन ये ज्यादा है लेकिन नेगेटिव में ज्यादा है, ये पॉजिटिव है कम है, तो नेगेटिव वाले वैल्यू बच जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, ओके। बहुत जहर है बेटा, जहर है। गलत हो गया था, आगे से नहीं करना, आज हो गया कोई बात नहीं है, आज हो गया कोई बात नहीं, आगे से नहीं करना है, ठीक है, यस। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक एग्जांपल और मैंने यहां पे लिंक किया है, एक एग्जांपल और आपकी स्क्रीन पे लगा के रखा हुआ है, देखिए
जल्दी करिए बेटा, बहुत ही गजब का सवाल है। तीसरा सवाल, और इस तरीके के सवाल जो वर्क अपने किया है अभी, जो एरिया का कॉन्सेप्ट किया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाए हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। इस क्लास के जस्ट बाद में आपका मैथ्स का क्लास है, कॉन्सेप्ट का। जिन बच्चों को नहीं पता, मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लास है इस क्लास के जस्ट बाद में 12 बजे, ठीक है। और उसके बाद में लगभग आपका तो टॉप 1000 1:30 बजे है ना, 1:30 बजे टॉप 1000 मैथ्स के क्वेश्चन। और ये कॉन्सेप्ट क्लास, एक बार कॉन्सेप्ट क्लास में जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करके देखना, पता चल जाएगा। शाबाश, चलो जी, क्लियर है बेटा? चलो मैं क्लियर कर देता हूं इसको। चलो, क्या आंसर आ रहा है बेटा? ए आ रहा है, बी, ए पे ज्यादा आ रहा है, ए पे ज्यादा आ रहा है। चलो बच्चे समझ गए, अब समझ गए बच्चे, अब समझ गए बच्चे, शाबाश। पहली बात तो ये देखिए बेटा, ये यहां से यहां तक का, तो जब आप इसको मिलाओगे तो इतना एरिया कवर करेगा ये, ठीक है। ये आपका W1 है। अब इसकी अगर बात करेंगे, अगर इसको मिलाएंगे तो केवल इतना ही एरिया कवर होगा, ये वाला एरिया कवर होगा, ये मान लीजिए आप, ठीक है। इसके द्वारा जो कवर किया गया एरिया वो इस भाग में, ठीक है। अब इसको आपने ऐसे मिला दिया, यहां पे मिलाया आपने, यहां पे मिलाया, तो ये एरिया कवर कर दिया आपने, इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसका वर्क नेगेटिव आएगा, इसका वर्क आपका पॉजिटिव आएगा। लेकिन पॉजिटिव वाला एरिया बहुत ज्यादा है, नेगेटिव वाला एरिया क्या है, कम है। तो पॉजिटिव वाला ही बचेगा, पॉजिटिव वाला बचेगा, यानी W1 W2 से बड़ा होगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। एक बहुत ही गजब जहर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? क्लियर है? ओके, शाबाश। ओके ओके, हाउस द जोश के साथ में एक बार 992 स्टूडेंट का प्रेजेंट लग चुका है, 992 स्टूडेंट का प्रेजेंट लग चुका है, केवल 992। क्या मैंने बोला था आपको? 1K के लिए बोला था, कर देंगे लाइव, ठीक है। और इसके बाद में इस क्लास के जस्ट बाद में जो मैथ्स की क्लास है आपकी 12 PM वाली, मुझे 500 स्टूडेंट प्लस लाइव चाहिए, 500 स्टूडेंट प्लस लाइव चाहिए बेटा, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। क्लास में कॉन्सेप्ट सीखने के लिए 500 प्लस बच्चे लाइव चाहिए। 1:30 बजे टॉप 1000 है, आपका प्यार और सपोर्ट यू रहेगा, हम मिलेंगे आपको यहीं पे, और डबल जोश के साथ आएंगे। जो जुनून है हमारा कभी कम नहीं होने वाला है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे हाउस द जोश, रिप्लाई ऑन, लाइक बटन विद इन नैनो सेकंड के साथ में कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दें। अगर क्लास को एंजॉय किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पार्ट 1 आज किया है, पार्ट 2 इसका कल करेंगे। पार्ट 2 भी बहुत गजब क्लास होने वाली है कल की क्लास में, ठीक है बेटा। चलो जी, ठीक है, समझ गए सर? तो अभी मैथ्स की क्लास में आग लगने वाली है, 1K लाइव हो चुके हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद बेटा। जस्ट बाद में मिलते हैं मैथ्स की क्लास।